दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार को शपथ लिए 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन क्या ये 48 घंटे अगले 60 महीनों में तब्दील हो पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी 5 साल तक सरकार चला पाएंगे? ये सवाल इस दौर में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सत्ता में आने वाली पार्टी को इतना भी भरोसा नहीं है कि तत्काल संसद का सत्र बुलाया जाए और सांसदों को शपथ दिलाई जाए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए और इस फाइनेंशियल ईयर के, इस वित्तीय वर्ष के बचे हुए महीनों के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाए। चर्चा है कि 2 हफ्ते बाद, यानी शपथ ग्रहण के तकरीबन 15 दिनों के बाद 24 या 25 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र बुलाया जाएगा। आखिर इतनी देर करने के पीछे वजह क्या है? क्या सत्ता को अपने बहुमत को लेकर अब भी भरोसा नहीं रहा, या बगावत के उठते हुए धुएं, विद्रोह की चिंगारी, इन सब को देखते हुए सत्ता अभी भी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता अभी भी अपनी सत्ता में बने होने की स्थिति को सुनिश्चित कर पाने का भरोसा विकसित नहीं कर पाई है? ये तमाम सवाल हैं जो कई राज्यों से उठ रहे बगावत को, जो अभी धीमे स्वर में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग शेप और अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उस बगावत को भांप कर दिल्ली अभी भी फूंक फूंक कर कदम रखने के लिए विवश है। लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश करके, विवश होकर क्या बगावत को टाला जा सकता है? और जो इंडिया गठबंधन जो काउंटिंग के दिन तक 234 की संख्या पर खड़ा था, आज की तारीख में वो 9 सांसदों की ज्यादा संख्या के साथ 243 पर खड़ा है। कुछ तो प्रत्यक्ष तौर पर उसके साथ आ चुके, मसलन सांगली से जीते हुए सांसद विशाल पाटिल, बिहार से जीते हुए सांसद पप्पू यादव, लद्दाख और बारामूला से जीते हुए सांसद, उत्तर प्रदेश से नगीना से जीते चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के, पंजाब से जीते हुए 2 सांसद और 3 या 4 अन्य सांसद। उसमें आप असदुद्दीन ओवैसी को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में न तो वोट डाल सकते हैं और न ही सदन से वॉकआउट कर वो भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्यक्ष तरीके से मदद करते हुए दिख सकते हैं। तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पक्ष में, यूं कहें कि सरकार के विपक्ष में खड़े सांसदों की संख्या जब 243 पर पहुंच गई है और सरकार को सदन से, सरकार के बहुमत को खत्म करने के लिए जब महज 28-29 सांसदों की दरकार है, तो उस परिस्थिति में सरकार ने संसद का सत्र इतनी देरी से क्यों बुलाया है और इतनी देरी से जो तारीखें चल रही है कि 24-25 जून से बुलाया जाएगा, इसके पीछे की वजह क्या है? आप समझ सकते हैं कि देरी के पीछे सत्ता गंवाने का वो डर है, जिस डर से निजात पाने की कवायद में सत्र को लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन लंबा खींचने से क्या बगावत, क्या मंत्रिमंडल के विस्तार से, मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से उपजा हुआ असंतोष खत्म हो जाएगा? असंतोष खत्म होने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। सवाल स्पीकर पद का भी है कि लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा या तेलुगु देशम पार्टी का होगा। चंद्रबाबू नायडू मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर अगर चुनाव की नौबत आई तो इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि अगर चुनाव की नौबत आती है तो टीडीपी का कोई भी सांसद, जिसे भी चंद्रबाबू नायडू अध्यक्ष के चुनाव में खड़ा करेंगे, उसे इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक का एक तरफा समर्थन मिलेगा। ना तो राहुल गांधी विरोध करेंगे, ना शरद पवार की पार्टी विरोध करेगी, ना ही लालू यादव की पार्टी विरोध करेगी, ना अखिलेश यादव की पार्टी विरोध करेगी, और ना ही उद्धव ठाकरे की पार्टी विरोध करेगी, ना ही ममता बनर्जी की पार्टी विरोध करेगी, और ना ही एमके स्टालिन या अरविंद केजरीवाल की पार्टी विरोध करेगी। बगावत का धुआं जहां से उठ रहा है, कई राजनीतिक दलों के बारे में जो अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं कि उन्हें इंतजार है कि आज की तारीख में वो इंडिया गठबंधन में भले ही है, लेकिन सबको इंतजार है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद कब अपने पुराने घर यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में वापसी करते हैं। उस तारीख का, उस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार है, और उस तारीख और उस दिन की प्रतीक्षा कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी होगी, जरा आज की परिस्थितियों को इस कसौटी पर रखकर देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि जब उद्धव ठाकरे ने जिस दिन अपने पार्टी के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की बैठक आज बुलाई,
उसी दिन यानी आज ही एकनाथ शिंदे ने क्यों बुलाई? क्या उन्हें अब नंबर गेम में अब पाला अपने पक्ष में दिखने पर संदेह हो रहा है? क्या नंबर गेम के इस खेल में एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ ही डूबेंगे और एक साथ ही बचेंगे? ये हालात आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल सबको, खासकर जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू और उनकी अलायंस जो पवन कल्याण की जनसेना पार्टी है, इन सब की परिस्थितियों को देखें तो इन सबको यही लगता है कि दिल्ली में मुकम्मल ऑपरेशन की गुंजाइश तभी बनती है, उसी दिन बनती है जिस दिन शिंदे गुट के सांसदों की वापसी उद्धव ठाकरे गुट में हो जाती है। महाराष्ट्र में चाणक्य की भूमिका में शरद पवार खुद है, और शरद पवार जब चाणक्य की भूमिका में होते हैं तब ध्यान रखिए अमित शाह दोबारा टकराने की कोशिश नहीं करते। अमित शाह ने कोशिश की थी, कामयाबी नहीं मिली, और जो कामयाबी गुवाहाटी मॉडल से मिली वो बीजेपी का जनाधार लेकर डूब गई। भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में 1 अंकों में सीटें लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंची। तो ये हालात जो महाराष्ट्र से बने हैं, उस महाराष्ट्र के हालात में अगर बंगाल की परिस्थितियों को देखें, जहां 3 से 4 सांसदों के, बीजेपी सांसदों के तृणमूल कांग्रेस की तरफ मूव करने की खबरें आ रही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का उन्हें कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। और जब भविष्य भारतीय जनता पार्टी का राज्य में जो एक उफान दिखाई दिया था 2019 और 2021 में, जब वहां से भारतीय जनता पार्टी डंप करती हुई दिखाई दे रही है, तो भला डंप कर रही पार्टी पर कौन दांव लगाना चाहेगा? 12 लोग जो बंगाल में जीत कर आए हैं, उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की वजह से उस पार्टी से जीते हैं। और रही बात नाराज होने की, तो झारखंड में एकमात्र पार्टी वाला सांसद और महाराष्ट्र में एकमात्र सांसद वाली पार्टी, दोनों आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, सुदेश महतो की पार्टी जिसके एक सांसद है, और अजीत पवार की पार्टी जिसके एक सांसद है, दोनों की नाराजगी की खबरें हैं। दोनों सरकार से नाराज है, 2 सांसद इनको भी लेकर के चले। तो क्या इस परिस्थिति में अगर महाराष्ट्र का खेल बहुत जल्द हो गया, 7 में से 5 सांसदों पर उद्धव ठाकरे गुट की पैनी नजर बताई जा रही है, और संजय राउत भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी जल्द ही बिखर जाएगी। तो उस बिखरने की प्रक्रिया में क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी सत्ता बिखर जाएगी? नीतीश कुमार की पार्टी को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला, टीडीपी को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी सरकार की जांच एजेंसियों की कृपा से जेल जाना पड़ा था। क्या क्या नहीं कहा था चंद्रबाबू नायडू ने, उन शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते जिन शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी के लिए किया था। और नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के साथ जिस चिराग मॉडल के तहत खेल किया गया, नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो क्या नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर चिढ़ाने के लिए दिया गया? और वो नीतीश कुमार जिनके साथ तेजस्वी यादव हमेशा से सॉफ्ट दिखते रहे, और तेजस्वी यादव का सॉफ्ट दिखना और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की सियासत का अंदर खाने जुड़े होने का संकेत लगातार मिलते रहना भारतीय जनता पार्टी को अंदर से डरा रहा है। सत्ता कब तक बचेगी, इस बात से ज्यादा लोगों को आशंका है कि सत्ता जितने दिनों तक बचेगी, क्या जनहित में कोई बड़े कदम उठा पाएगी, या सत्ता जितने दिनों तक टिकी हुई है उसमें फ्रीबीज की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए दिखेगी? इन सब सवालों को लेकर मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। तमाम बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए, लेकिन मंत्रालय रखने और ईडी के दुरुपयोग सदुपयोग की पूरी गुंजाइश को बरकरार रखने की कवायद जब बनी हुई है, तो उस कवायद के बीच में जो लोग इंडिया गठबंधन को सत्तासीन देखना चाहते हैं, या इंडिया गठबंधन की मदद से किसी तीसरी सरकार को सत्तासीन देखना चाहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री शरद पवार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की सत्ता की सलामती क्या वाकई मुमकिन है? जब भारतीय जनता पार्टी के पास अब नए अध्यक्ष के चुनाव का वक्त है, और वो नया अध्यक्ष जो बनेगा, क्या वो संघ की कृपा से बनेगा? क्या संघ बीजेपी की कमान अपनी मुट्ठी में बरास्ते अध्यक्ष लेने की कोशिश करेगा, या नरेंद्र मोदी द्वारा नामित ही कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा? ये सवाल जब सत्ताधारी दल के सामने खड़े हो, तो उस परिस्थिति में एक मोर्चा नरेंद्र मोदी का संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खुला हुआ दिखाई देता है। वही बात दूसरे मोर्चे की करें तो दूसरा मोर्चा
अपने सहयोगी दलों की तरफ से दिखाई देता है। और बात तीसरे मोर्चे की करें तो वो तीसरा मोर्चा इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन जब एक्सटेंड होता जा रहा है, सांसदों की संख्या वहां बढ़ती जा रही है, तो उस परिस्थिति में साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी के लिए इस सरकार को जितने दिनों तक चल रही है उसे बोनस के तौर पर लेते हुए सत्ता को संसद के सत्र के दरमियान जहां हर दिन एक विश्वास मत जैसी स्थिति है उसमें बचा कर ले जाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। संसद का सत्र 24-25 जून किसी भी दिन शुरू हो, राष्ट्रपति ने विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कहा है नरेंद्र मोदी को, लेकिन बावजूद इसके विश्वास मत तो होना है। हर दिन सरकार लटकी रहेगी। सबसे पहला विश्वास मत स्पीकर का चुनाव। क्या नरेंद्र मोदी अपनी मंशा के अनुरूप लोकसभा अध्यक्ष बना पाएंगे? क्या ओम बिरला की तरह कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही अध्यक्ष बनेंगे? यह सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने। कहीं स्पीकर का चुनाव ही फ्लोर टेस्ट ना बन जाए। उसके आगे देखते जाइए, यदि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, चूंकि नई संसद का पहला सत्र है तो उम्मीद है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो फिर उस पर थैंक्स मोशन यानी धन्यवाद प्रस्ताव को भी विश्वास मत की तरह लिया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी वोटिंग होगी। फिर उसके बाद इस सत्ता के बचे हुए 7-8 महीनों के लिए इस वित्तीय वर्ष में जो पूर्ण बजट आना है, उस पूर्ण बजट में 114 से ज्यादा डिमांड है जिस पर की वोटिंग होनी है। तो उन डिमांड्स पर, एक एक डिमांड पर जब वोटिंग होनी है तो 114 विश्वास मत की कैटेगरी में आप उसे रख सकते हैं, क्योंकि बजट एक मनी बिल होता है और मनी बिल पर अगर सरकार हारी तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये सारे सवाल हैं। और ऊपर से एक आक्रामक विपक्ष, जिस विपक्ष के रूप में आपको अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी 99 सांसदों के साथ दिखाई देगी। ठीक इसी तरह से एक मजबूत संख्या के साथ एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके दिखाई देगी, ममता बनर्जी की टीएमसी 29 की संख्या के साथ दिखाई देगी। यानी इन 4 पार्टियों की सदस्य संख्या ही 187 पार कर जाती है। अब उसके आगे देखते जाइए, शरद पवार हैं तो उद्धव ठाकरे हैं, लालू यादव हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अरविंद केजरीवाल हैं तो दक्षिण के केरल से लेकर तमिलनाडु तक के छोटे दल हैं, और कुछ निर्दलीय भी अब साथ आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है कश्मीर की। तो यह साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार परिस्थितियां बेहद मुश्किल होने जा रही है। और इस मुश्किल परिस्थिति के बीच में सत्ता क्या इस स्थिति में खुद को पाती है कि एक या दो सत्र 18वीं लोकसभा का यह सत्ता सरवाइव कर जाए? याद रखिए, 4-5 महीने बीतने दीजिए। 4-5 महीने बाद महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव है। अक्टूबर-नवंबर में ही इन राज्यों के चुनाव है, और संभव हुआ तो बिहार के भी चुनाव इसी के साथ होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा तो है और अपनी इच्छा को पूरी करवा पाने में अब वो सक्षम भी है, क्योंकि उनकी बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। तो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव तक अगर ये सरकार चल भी गई तो जिस ढंग का माहौल हरियाणा में है, जिस ढंग का माहौल महाराष्ट्र में है, जिस ढंग का माहौल बिहार में है, जिस ढंग का माहौल झारखंड में है, जहां मुख्यमंत्री ही सलाखों के पीछे चला गया, नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी गुंजाइश है? और हालात तो तब और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिकूल होते चले जाएंगे जब हरियाणा में भाजपा की सरकार होने की वजह से हाईवे पर कील कांटे उगाकर जिस प्रकार से शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई, फिर दिल्ली के हर बॉर्डर पर कैसे किसानों को रोका जाएगा? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या नई दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार के पास इतनी संवैधानिक शक्तियां और इतना बड़ा जज्बा है कि शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों या राजस्थान, हरियाणा से आने वाले किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने से रोक सके? हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने दिनों तक, जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हालात प्रतिकूल होते जाएंगे। लेकिन सबको इंतजार सिर्फ इस बात का है, खासकर एनडीए के पार्टनर्स को जो इस सरकार को छोड़ना चाहते हैं, स्पीकर का पद मिले तब भी, ना मिले तब भी,
चुनाव की नौबत आए तब भी, निर्विरोध निर्वाचन की नौबत आए तब भी, हर परिस्थिति में वो एनडीए को और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना चाहते हैं। लेकिन साथ छोड़ने के लिए जिस उपयुक्त मौके की उन्हें तलाश है, वो उपयुक्त मौका स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव के पहले यदि आता है तो सिर्फ और सिर्फ शिंदे गुट में बगावत से आएगा। एकनाथ शिंदे की पार्टी के संसदीय दल में बगावत से आएगा। और संसदीय दल के साथ में 5 सांसदों की चर्चा तो शुरू हो गई है। तो जब वहां बगावत की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तो बगावत का धुआं जब वहां से उठेगा, विद्रोह की चिंगारी जब महाराष्ट्र से उठेगी, कौन जानता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कुछ सांसद, जैसे बंगाल में चर्चा चल रही है वैसे महाराष्ट्र में भी खिलाफ हो जाए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की एक बड़ी मजबूरी ये थी कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन करें, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी हुई राष्ट्रपति ही अभी राष्ट्रपति भवन में आसीन है, देश के राष्ट्रपति पद पर। तो स्वाभाविक है कि पहला सॉफ्ट कॉर्नर या पहला निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही मिलता, और पहला निमंत्रण जब भारतीय जनता पार्टी को मिलता तो वहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खुद को राजनीतिक तौर पर विलेन साबित क्यों करें कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को हासिल करने में उन्होंने अपनी तरफ से रुकावट पैदा की। और जब रुकावट उन्होंने पैदा नहीं की तो इस सरकार को चलाए रखने की जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है। 2020 का चिराग मॉडल वो भूले नहीं है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में किस तरह के मधुर संबंध है, होने भी चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन असहमति के लिए भी साफ साफ गुंजाइश होनी चाहिए। अब असहमति की गुंजाइश कितनी है वो तो कई सालों से दिख रहा है कि गुजरात का नमक देश खाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दही चीनी खिला रही है। इस तरह की नई परंपरा जो देखी गई, इस परंपरा के बीच में अब सदन के अंदर ही कोई खेल हो सकता है, सदन के बाहर कुछ नहीं हो सकता। और सदन के भीतर खेल का अंदेशा सत्ता में बैठे हुए लोगों को है, तभी सत्र इतनी जल्दी ना बुलाकर सत्र को डिले किया जा रहा है, क्योंकि पहले सत्र से ही लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति है। आज तमाम बड़े मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जरूर है, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार काम करेंगे, अमित शाह के इशारे पर काम करेंगे, या शिवराज सिंह चौहान जो एक स्वतंत्र मिजाज के मुख्यमंत्री थे वो स्वतंत्र मिजाज के कैबिनेट मंत्री की तरह काम करेंगे? 3 लाख करोड़ से ऊपर के बजट वाला मंत्रालय उनके पास है। नितिन गडकरी के मंत्रालय के सालाना बजट से कहीं ज्यादा बजट शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय का है। और कई सारे और मंत्री आप देख सकते हैं, कुछ मंत्री जो सत्ता के साथ काल चक्र की परिस्थितियों को देखकर समझौते के मूड में थे पिछले कार्यकाल में, क्या वो इस बार समझौते के मूड में है? सबके अंदर महत्वाकांक्षा है। 70 पार के नेताओं की जो जमात नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में दिखाई दे रही है, चाहे वो रक्षा मंत्री के रूप में, चाहे वो कई दूसरे मंत्रियों के रूप में, कई बड़े स्टैलवर्ड्स, क्या वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन संघ भारतीय जनता पार्टी में अपना अध्यक्ष बना ले, या उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन शिंदे गुट में टूट हो और उसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए रास्ता खुल जाए? देखते जाइए, संसद सत्र, पहला सत्र से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव तक, यही वो कालखंड है जिस कालखंड में हिंदुस्तान की सियासत में वैकल्पिक सरकार का खाका किसी भी दिन आपके सामने आ सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।